हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो देखिए, जैसा कि आप सबको तो पता ही है कि लास्ट वर्कशीट यानी कि वर्कशीट नंबर 9 में हमने इस पार्ट को शुरू किया था और उसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा था। आज हम ये समझेंगे कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ, क्योंकि पिछली वर्कशीट में तो हमने ये समझा था कि किस तरीके से सबसे पहले तोमर वंश के शासक हुआ करते थे, फिर चौहान आया और इस तरह से फिर वो अलाउद्दीन खिलजी और वो सब आ गए। तो अब उन्होंने अपने इस दिल्ली सल्तनत का विस्तार किस प्रकार से किया, क्योंकि जो सुल्तान थे वो एक जगह तो रह नहीं सकते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे और दूसरे शहरों को जीतते जाते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, 13वीं शताब्दी का मतलब समझते हैं क्या होता है, बताइए। जब भी हम शताब्दी बोलते हैं तो हम उससे एक पहले बोलते हैं, यानी 1200 से 1299 तक का समय, उसको हम 13वीं शताब्दी कहेंगे। तो 13वीं शताब्दी का आरंभिक वर्ष क्या हुआ, 1200 से, और जो शुरुआत में जो 1220 तक मान लीजिए वो आरंभिक ही कहलाएगा। दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। तो जब शुरुआत हुई थी तब तो दिल्ली के सुल्तानों का शासन जो था वो गैरिसन, देखिए गैरिसन एक शब्द बार बार इसमें आएगा, इसका मतलब होता है जहाँ पर वो सैनिक रहते हैं, यानी उसके चारों ओर जो किलाबंदी होती है ना और जिसके अंदर सैनिक रहते हैं उसको हम गैरिसन कहते हैं। तो वहाँ के जो किले थे, पहले जो उनका शासन था बस वो उन किलों तक ही सीमित था, शहरों से संबद्ध था यानी शहरों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि उनका जो शासन था वो जो उन्होंने किला बनाया हुआ था सैनिकों के रहने के लिए, बस उनका शासन वहीं तक था, लेकिन जो उसके आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर, जो भीतरी इलाके, वहाँ पर उनका नियंत्रण नहीं था, क्योंकि शायद उन्होंने कभी इसको सोचा भी नहीं, लेकिन वहाँ पर अपनी आवश्यक सामग्री और रसद आदि के लिए, रसद का मतलब भी सामान ही होता है, उसको पहुँचाने के लिए उन्हें व्यापार कर देना पड़ता था या फिर लूट मार करके ही ये काम करना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो दिल्ली से तो बहुत दूर है वाकई बंगाल और सिंध क्योंकि पाकिस्तान में है, ठीक है। अभी तो सिंध पहले हिंदुस्तान में था, लेकिन वो आज़ादी के समय सिंध जो है वो पाकिस्तान में इलाका वो चला गया। तो वहाँ के जो गैरिसन शहर थे, फिर वही बात आई, गैरिसन शहर मतलब जहाँ पर सैनिक रहते हैं, उनका नियंत्रण यहाँ से दिल्ली से बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि दिल्ली में बैठ के ऐसा नहीं हो सकता था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि ख़राब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। तो जो वहाँ पर जो उनका संपर्क करने का कोई सूत्र भी होता था तो वो बगावत के कारण, युद्ध के कारण और ख़राब मौसम से भी उनके जो आपसी कांटेक्ट थे वो ख़राब हो जाते थे, मतलब हो नहीं पाते थे। शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से भी बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो ज़रा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर दे। तो दिल्ली सल्तनत के शासन को जो अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावर थे, यानी वहाँ से भी बहुत ज़्यादा लोग आक्रमण करते रहते थे, क्योंकि वो भी तो चाहते थे कि वो भी दिल्ली पर ही अपना शासन जमाएं। तो उनसे और सूबेदारों से बराबर सुल्तानों को चुनौती मिलती रहती थी, और जैसे ही उन लोगों को, हमलावरों को ही पता चलता था कि जरा सी भी कमज़ोरी हो रही है, यानी जो सुल्तान है वो ध्यान नहीं दे रहा अपने शासन पर, तो तुरंत हमला कर देते थे और विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे, यहाँ तक कि जो उनके सूबेदार भी थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए थी। तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो बहुत मुश्किल से अपना शासन चला रही थी। फिर सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ।
यानी सल्तनत धीरे धीरे बनना शुरू हुई गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। यानी जो इसका विस्तार हुआ ना, वो इन दोनों जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, उनके राज्यकाल में हुआ। अब इस विस्तार के अभियान दो तरीके के थे, यानी उन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से अब अपनी दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार था वो शुरू किया। तो दो अभियान किस तरीके के थे? पहला तो सल्तनत की भीतरी सीमा यानी गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र पर, और दूसरा था सल्तनत की बाहरी सीमा यानी गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र। यानी पहले तो मैंने अभी आपको समझाया था कि वो उनका जो शासन था किले तक सीमित था, जो उसके आसपास के शहर थे ना, गैरिसन शहर जहाँ पे और सैनिक रहते थे, वहाँ उनका कोई नियंत्रण ही नहीं था। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि ये जो भीतरी इलाके हैं, हमारे ही सल्तनत के भीतरी इलाके, इन पर नियंत्रण किया जाए, और साथ साथ जो दूसरा अभियान चल रहा था वो इन इलाकों से परे जो दूर के इलाके थे उन शहरों पर नियंत्रण करने का, विस्तार करने का एक अभियान इन लोगों ने चलाया। तो पहले हम समझते हैं कि सल्तनत की भीतरी सीमा यानी गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र पर किस तरीके से विस्तार किया गया। तो सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। यानी सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि उनका जो भीतरी सीमा का लक्ष्य था वो यही था कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में यानी उनके अंदर बने हुए जो भी भीतरी क्षेत्र हैं उन पर अपनी स्थिति को मजबूत करना। दूसरा है कि गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। तो यानी कहने का मतलब जो देखिए दिल्ली के आसपास गंगा जमुना का दोआब का मतलब होता है जहाँ पर दो नदियाँ मिलकर बहती हैं। दो का मतलब तो दो ही होता है और आब का मतलब जल होता है। तो जहाँ पर ये दोनों नदियाँ बहती थी वहाँ पर जंगलों को साफ़ किया गया क्योंकि वो इलाका तो उपजाऊ था, और वहाँ पे जो शिकारी संग्राहक जो लोग आम लोग रहते थे, आदिवासी लोग या चरवाहे जो आ जाते थे, उनको वहाँ से सबसे पहले हटा दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया, और अब जो सल्तनत थी, जो सुल्तान थे, उन्होंने उस ज़मीन को किसानों को दे दिया और बोला कि यहाँ पर कृषि कार्य करिए, और उनको खूब प्रोत्साहन भी दिया, खूब रियायतें भी दी। फिर व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। और फिर क्या किया गया कि अपने व्यापार मार्ग की भी सुरक्षा हो, क्षेत्रीय व्यापार की भी उन्नति हो। तो धीरे धीरे उन्होंने गैरिसन शहर और नए नए शहर बसाना शुरू किया ताकि जो उनका एक मार्ग बने वो सुरक्षित मार्ग रहे, क्योंकि हर तरफ तो उन्हीं का ही नियंत्रण होगा। अब हम बात करते हैं कि सल्तनत की बाहरी सीमा क्या थी और उस पर कैसा अभियान चला था गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र। तो अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। यानी आप देखिए दिल्ली सल्तनत जो कि उत्तर भारत का एक हिस्सा है, फिर धीरे धीरे जब सल्तनत का विस्तार हुआ तो अलाउद्दीन खलजी ने दक्षिण भारत की ओर भी रुख किया, यानी वो दक्षिण भारत में भी अपना नियंत्रण करना चाहते थे, और इस तरीके के सैनिक अभियान उन्होंने वहाँ पर शुरू किए। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। तो देखिए शुरुआत तो किसने की थी? अलाउद्दीन खलजी ने की थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ इस अभियान का वो मोहम्मद तुगलक के समय में हुआ। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। यानी जहाँ जहाँ वो जाते थे उन सब चीज़ों को वो अपने कब्जे में ले लेते थे। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर आ चुका था। और देखिए सल्तनत की सेनाओं ने ना केवल जो मैंने अभी आपको बताया भीतरी क्षेत्रों पर तो अभी वो अपना अधिकार कर ही रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे, अभियान चला रहे थे, लेकिन उससे बाहर भी बहुत बड़े क्षेत्र पर इस सल्तनत का कब्जा होता चला जा रहा था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, यानी उन्हें हराया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से
कर भी वसूल करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा किया वहाँ पर अपने सूबेदार और प्रशासक बैठाए और उनके जरिए अपना शासन चलाया, क्योंकि हर जगह तो सल्तनत के सुल्तान नहीं जा सकते ना। ये जो सूबेदार प्रशासक थे वो क्या करते थे, अब किसानों से उन्होंने कर वसूलना यानी कि टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर कुछ कठिन शब्द आए जिनको बार बार हम यूज़ कर रहे थे, जैसे भीतरी प्रदेश। भीतरी प्रदेश का मतलब होता है कि किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। फिर गैरिसन शहर, जैसे बताया आपको, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। और दोआब यानी दो नदियों के बीच की ज़मीन। तो ये तो था हमारी वर्कशीट, ये वर्कशीट के टॉपिक थे। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। दो गैरिसन शहर जो दिल्ली सल्तनत से बहुत दूर थे, कौन कौन से थे? बंगाल और सिंध। फिर दूसरा प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? अभी अभी हमने पढ़ा था, वो था मोहम्मद तुगलक। क्या था? मोहम्मद तुगलक। फिर इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो है कि सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर है कि भीतरी सीमा यानी भीतरी सीमा से अभिप्राय है गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। यानी जो भीतरी सीमा का मतलब है वो गैरिसन शहरों की जो पृष्ठभूमि में क्षेत्र थे उन्हें हम भीतरी सीमा कहते हैं। और बाहरी सीमा का मतलब होता था कि बाहरी सीमा यानी गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को, जो उस सीमा से बाहर के बहुत दूर दूर के क्षेत्र होते थे, उन्हें हम बाहरी सीमा कहते थे। और फिर इसके बाद एक मानचित्र वाली एक्टिविटी भी है। जैसे भारत के भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाइए। सहायता के लिए देखें हमारे अतीत भाग 2 पृष्ठ 34 और 35। आपको क्या करना है, एक फिजिकल मैप लाना है, भौतिक मानचित्र जिसमें सीमाएं नहीं होती। एक राजनीतिक होता है, एक भौतिक होता है। तो राजनीतिक में तो सीमाएं होती हैं लेकिन भौतिक में सीमाएं नहीं होती। तो इसमें आपको क्या करना है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विस्तार को भरना है। और इसके लिए आप अपनी जो बुक है हमारे अतीत, उसका पेज नंबर 34 और 35 देखेंगे। मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर थोड़ा सा उसकी इमेज को लाने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप वो फिज़िकल मैप लाके या भौतिक मानचित्र लाके आप उसमें इस तरीके से ही बनाइएगा। और यहाँ पर तो ये इंग्लिश में कोई बात नहीं, आपकी बुक में वो हिंदी में भी होगा। और आपको वो अपना जो मानचित्र है, भौतिक मानचित्र, वो ये भरना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचना है ना, तो मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।